नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वीडियो नंबर 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अगर आपने वीडियो नंबर 1 नहीं देखा है, पार्ट 1 नहीं देखा है, तो पार्ट 2 देखने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए आप पार्ट 1 पहले देख लीजिए, उसके बाद ही पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में हम वो चीजें करने वाले हैं जो हमने पार्ट 1 में छोड़ दी थी। मैंने आपको फॉर्मेट बताए थे इनकम स्टेटमेंट का, बैलेंस शीट का, और बैलेंस शीट के फॉर्मेट में कुछ चीजें थी जिनकी हमें सब हेडिंग्स करनी थी। तो मैंने बोला था कि पहले जो जरूरी काम है वो खत्म कर लीजिए, उसके बाद हम करेंगे जो थोड़ा कम जरूरी काम है। तो कम जरूरी वाला काम हम आज करने वाले हैं कि जो हमने हेडिंग्स छोड़ दी थी उनमें और क्या क्या सब हेडिंग्स आती हैं, जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर क्या क्या आता है, उस टाइम मैंने आपको लोन और डिवेंचर लिख दिया था, बट अगर आ जाए क्वेश्चन 3 मार्क्स का कि राइट एनी 4 और 5 आइटम्स अंडर द हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तब आप क्या करेंगे? उस केस में आप लोन, डिवेंचर, बॉन्ड। अब देखिए, लोन, डिवेंचर और बॉन्ड बिल्कुल एक जैसा नेचर है, बल्कि डिवेंचर, बॉन्ड और पब्लिक डिपॉजिट एक जैसा नेचर है। लोन तो आप बैंक से ले सकते हैं, बट डिवेंचर, बॉन्ड और पब्लिक डिपॉजिट इनका बिल्कुल एक जैसा नेचर है। आपने पब्लिक से लोन लिया है, मतलब कंपनी ने लोन लिया है पब्लिक से। अगर कंपनी ने डिवेंचर इशू करके लोन लिया है तो हम उसे डिवेंचर बोलते हैं। कंपनी ने अगर बॉन्ड इशू करके लोन लिया है तो हम उसे बॉन्ड कहते हैं, और अगर कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू लोन लिया है पब्लिक से तो उसे पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं। तो ये लोन ही है तीनों, बट इनके नेम डिफरेंट डिफरेंट है। इसको डिवेंचर, बॉन्ड, और डिवेंचर और बॉन्ड में तो कोई फर्क होता ही नहीं है। बेसिकली जब आप पढ़ेंगे इस टॉपिक को, डिवेंचर को, तो आपको पता चलेगा कि डिवेंचर और बॉन्ड में जब आप एंट्रीज करते हैं तो कोई फर्क होता ही नहीं है, सिर्फ नाम का थोड़ा फर्क है। और पब्लिक डिपॉजिट भी जो पब्लिक से कंपनी ने लोन लिया है। तो अब हम करते हैं करंट लायबिलिटीज में कुछ चीजें हमने छोड़ दी थी, उनको हम डिटेल में करते हैं। तो अब हम करते हैं अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटीज बच्चे सोचते हैं कि बहुत इजी है, बट इसमें फंस सकते हैं, इसलिए अदर करंट लायबिलिटीज को बहुत ध्यान से करना है। आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैं सारी चीजें नहीं बता रहा हूं, जहां पे आप फंस सकते हो मैं वही चीजें बता रहा हूं। अदर करंट लायबिलिटीज में एक्सपेंसेस ड्यू, आउटस्टैंडिंग, पेबल या एरियर। एक्चुअली ये एक ही ईश्वर के बहुत सारे नाम है, एक ही गॉड के। ड्यू, आउटस्टैंडिंग, पेबल और एरियर। तो अगर एक्सपेंसेस आपने ड्यू हो गए बट पे नहीं करे आपने, तो ये हो जाते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये लायबिलिटी है हमारी अदर करंट लायबिलिटी। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में इनकम रिसीव हो गई है, ये भी आपकी लायबिलिटी है। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, जो लॉन्ग टर्म डेट्स आपने लिए थे पहले कभी 5-6 साल के लिए, उसका लास्ट ईयर आ गया, इस ईयर में वो मैच्योर हो रहे हैं ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स, मतलब कि एक्रू तो हो गया है बट अभी ड्यू नहीं हुआ है। एक्चुअली ड्यू डेट्स होती हैं इंटरेस्ट की, 30 सितंबर और 31 मार्च जनरली इंटरेस्ट की ड्यू डेट्स होती हैं। तो फॉर एग्जांपल 31 मार्च है उसकी ड्यू डेट, और अभी ड्यू डेट नहीं आई बट एक्रू हो गया है, तो उसको हम बोलते हैं एक्रूड बट नॉट ड्यू। और अगर एक्रू हो चुका है और ड्यू डेट भी आ चुकी है तो हम बोलते हैं एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स। फिर एप्लीकेशन मनी टू बी रिफंडेड। कई बार जो लोग शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं उनको कंपनी मना कर देती है कि आपको शेयर्स नहीं मिल पाएंगे। बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से कंपनी कुछ लोगों को शेयर्स नहीं देती, उनको मना कर देती है, लेटर ऑफ रिग्रेट भेज देती है। फिर उनका पैसा जो आ जाता है उनको वो वापस करना होता है। तो अगर वो पैसा वापस नहीं कर पाए हो, आपको करना है, तो वो भी एक आपकी अदर करंट लायबिलिटी है, एप्लीकेशन मनी टू बी रिफंडेड। ठीक है, जिन लोगों ने आपकी कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, किसी रीजन से आप उनके पैसे वापस कर रहे हो, आप उनको शेयर्स नहीं दे रहे हो, तो जो पैसा हमें वापस करना है वो अदर करंट लायबिलिटी है। अनपेड या अनक्लेम डिविडेंड, ठीक है, जो डिविडेंड आपने पे नहीं करा है या जिसका क्लेम, अनक्लेम, जिस पे क्लेम नहीं आया है, वो डिविडेंड भी अदर करंट लायबिलिटी है। और कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस क्या होता है इसको समझ लो बच्चों। जिन लोगों ने शेयर्स टॉपिक नहीं पढ़ा है, कंपनी अकाउंट्स में इशू ऑफ शेयर्स नहीं पढ़ा है, उनको बहुत ढंग से समझना है कि कॉल एडवांस क्या होता है। कंपनी एक शेयर का पैसा 2-3 इंस्टॉलमेंट में मंगाती है, जैसे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, इस तरीके से। तो कुछ लोग होते हैं जो सारा पैसा एक साथ भिजवा देते हैं, या फिर आने वाली जो
इंस्टॉलमेंट है या आने वाली कॉल जिसे कहते हैं, वो पैसा एडवांस में दे देते हैं तो हम उसे बोलते हैं कॉल इन एडवांस। ये बिल्कुल ऐसे है कि आपको स्कूल की फीस क्वार्टरली देनी होती है या मंथली देनी होती है, बट आपने क्या करा, 2-3 महीने की फीस एडवांस जमा करा दी स्कूल के अंदर, तो वो है कॉल इन एडवांस। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर। तो बच्चों शॉर्ट टर्म प्रोविजन हम कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन कभी भी एग्जाम में आया नहीं, लेकिन किस्मत का कुछ पता नहीं अगर आ जाए, और इसको करने की एक ट्रिक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अगर सब हेडिंग्स पूछ लेता है आपसे तो एक ट्रिक है इसको करने की। प्रोविजन फॉर टैक्स तो मैंने जब फॉर्मेट लिखवा रहा था मैंने तभी आपको बता दिया था। अब आप क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, किसी भी एक्सपेंस के लिए आप प्रोविजन बनाते हैं तो वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन ही होता है। तो प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, फिर प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। अब देखिए एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए अगर आप प्रोविजन बना रहे तो वो प्रोविजन फॉर एक्सपेंस ही है, लेकिन आप इस तरीके से लिख सकते हैं और फिर लिख दीजिए अदर प्रोविजंस अगर आ जाए तो। अदरवाइज ये क्वेश्चन आता नहीं। हाँ, प्री बोर्ड में मैंने देखा है बहुत सारे स्कूल्स में कि ये क्वेश्चन दे देते हैं कि सब हेडिंग्स लिखो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की, लेकिन अगर एग्जाम में आ ही जाए तो आप इस तरीके से लिख दीजिएगा। और याद रखना है आपको, प्रोविजन फॉर टैक्स तो बिल्कुल नहीं भूलना, दिमाग में बिल्कुल बैठा रहना चाहिए कि प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन का पार्ट है। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर जब टेंजिबल एसेट्स की बात आती है तो हर कोई लिख देता है। टेंजिबल एसेट्स सबको पता है, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, जिनकी भी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। लेकिन जब बात आती है इंटेंजिबल की तो 4 चीजें बोलने के बाद बच्चे अटक जाते हैं। किसी से पूछो कि बच्चे इंटेंजिबल एसेट्स बताना जरा, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, उसके बाद जीरो। समझ ही नहीं आता क्या? देखिए क्या क्या हो सकता है इंटेंजिबल एसेट्स में। गुडविल, ब्रांड्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, सॉफ्टवेयर्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी इंटेंजिबल एसेट्स है। माइनिंग राइट्स, माइनिंग राइट्स किसी ने ऑक्शन में या जो टेंडर्स होते हैं उसमें माइनिंग राइट किसी को मिल गए हैं, अब वो चाहे तो उस माइनिंग राइट को किसी और को बेच सकता है। आपने 2G स्कैम सुना था, 2G 3G स्कैम। वो क्या था कि स्पेक्ट्रम को पहले किसी कंपनी ने, जिसका कोई कंसर्न भी नहीं है इससे इंटरनेट से, वो मोबाइल प्रोवाइडिंग सर्विस नहीं थी, ठीक है, और उसने क्या करा कि 2G का स्पेक्ट्रम गवर्नमेंट के टेंडर से परचेज कर लिया और फिर उसको डबल ट्रिपल रेट्स में आगे सेल कर दिया। तो वो था 2G स्कैम। तो माइनिंग राइट्स वैसे ही होते हैं, किसी चीज के राइट्स मिल जाते हैं तो वो आप आगे भी सेल कर सकते हो। तो जो भी चीज आपको फ्यूचर में बेनिफिट देती है और पैसा देती है उसको हम एसेट कहते हैं। तो माइनिंग राइट्स भी हमारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं। लाइसेंस, आपको लाइसेंस मिला हुआ है, आप लाइसेंस भी आगे किसी को सेल कर सकते हैं। फॉर्मूले, डिजाइन्स, फ्रेंचाइज, ठीक है। फ्रेंचाइज का मतलब कोई आपके नाम से फ्रेंचाइज ओपन कर रहा है तो वो आपको पैसे देगा, तो ये फ्रेंचाइज भी आपके एसेट्स हो गए। तो इंटेंजिबल एसेट्स याद रखने हैं आपको, ये सारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं, यहां कहीं पे फंस सकते हैं, तो इसको ढंग से लर्न करना है बच्चों। तो अब करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज है जहां पे आप फंस सकते हैं। तो इन्वेंट्री में क्या क्या आता है, ये टॉक्सिक हमने सीखा था। करंट एसेट्स टॉक्सिक, टॉक्सिक में जो आय था उसको हम इलैबोरेट कर रहे हैं यहां पे, ठीक है। टॉक्सिक करंट एसेट्स हैं और उसमें जो आय है वो इन्वेंट्रीज है। रॉ मटेरियल, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। वर्क इन प्रोग्रेस, जो आधा बना हुआ सामान है अभी बन नहीं पाया है। फिनिश्ड गुड्स, जो बन चुका है। इन तीनों का स्टॉक इन्वेंट्री हो गया। फिर उसके बाद लूज टूल्स, टूल्स से लोगों को लगता है कि टूल्स तो इक्विपमेंट्स होते हैं तो वो फिक्स्ड एसेट्स होने चाहिए, लेकिन लूज टूल्स को करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज की सब हेडिंग के अंदर डाला हुआ है, ये ध्यान रखना। ये कई बार आ चुका है एग्जाम्स में। लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये भी करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज में डाला हुआ है। और स्टॉक इन ट्रेड, अब आप बोलेंगे कि यहां पे इन्वेंट्रीज में ये आ चुका है, फिर ये स्टॉक इन ट्रेड क्यों लिखा है? अगर आपका बिजनेस रीसेल का है तो स्टॉक यहां पे आएगा। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो जो स्टॉक होगा इन तीनों में से जितना बन चुका है फिनिश्ड में, जितना आधा बना है वर्क इन प्रोग्रेस में, और जो रॉ मटेरियल है वो यहां पे। लेकिन अगर आपका रीसेल का बिजनेस है तो वो स्टॉक इन ट्रेड कहलाता है। तो ये सब आते हैं इन्वेंट्रीज में, टॉक्सिक में, इन्वेंट्रीज के अंदर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए अब करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। बैंक बैलेंस, पता ही आपको, कैश इन हैंड ये मैंने लिख ही दिया था।
ड्राफ्ट्स एंड चेक, मतलब कि जो बैंक ड्राफ्ट, आपको पता होगा कहीं पे आपके किसी कॉलेज में एडमिशन लेना होता है तो वो कहते हैं कि एक डिमांड ड्राफ्ट डिपॉजिट करा दो, तो वो डिमांड ड्राफ्ट और चेक्स, मतलब चेक आए हुए हैं, बैंक में डिपॉजिट नहीं करा पाए और आज हमें बैलेंस शीट बनानी है, हमें इनकम स्टेटमेंट तैयार करनी है, तो चेक्स जो रखे हुए हैं जो अभी डिपॉजिट कराने बैंक में, या डिमांड ड्राफ्ट्स रखे हुए हैं अभी बैंक में डिपॉजिट कराने हैं, वो भी हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। इसके अलावा जो मार्जिन मनी हमने बैंक में डिपॉजिट करा रखा है किसी भी रीजन के लिए, हो सकता है कि आपका जो बैंक है वो ब्रोकर भी है, जैसे एचडीएफसी बैंक भी है और ब्रोकर भी है, तो अगर वो ब्रोकर भी है, शेयर ब्रोकर, तो आपसे वो मार्जिन मनी रखवाते हैं, क्योंकि आप शेयर्स खरीदते रहते हो तो वो आपसे कुछ मार्जिन मनी रखवाते हैं अपने पास, तो बैंक ने अगर आपसे मार्जिन मनी रखवा रखा है तो वो भी आपका ही पैसा है, तो इसलिए वो भी इसी का पार्ट है। अब बात करते हैं अदर करंट एसेट्स की। अदर करंट एसेट्स में प्रीपेड एंड अक्रूड मैंने पहले लिख दिया था। प्रीपेड एक्सपेंस, किसी भी एक्सपेंस को एडवांस में पे कर दिया आपने। अक्रूड इनकम, अर्न हो गई है इनकम, मिली नहीं है। ये जो नीचे देख रहे हैं आप डिविडेंड रिसीवेबल, ये एक चालाकी है। ये चालाकी इसलिए कि अगर ये 3 मार्क का क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन आ जाता है कि राइट एनी 4 अदर करंट एसेट्स, तो अब आप क्या करोगे, 3 के बाद दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो आप क्या करोगे, एक्रूड इनकम का ही एक एग्जाम्पल ऐड कर दिया और हो गए 4। तो ये थोड़ी दिमाग से चालाकी चलनी है आप लोगों को। डिविडेंड रिसीवेबल वैसे एक्रूड इनकम ही है, बट मैंने एक अलग से लिख दिया, तो इस तरीके से आप पॉइंट्स बढ़ा सकते हो। और एडवांस टैक्स, ये भी एक एडवांस टैक्स है, प्रीपेड एक्सपेंस का ही एक एग्जाम्पल है। तो ये हो गए हमारे अदर करंट एसेट्स। अब हम कर लेते हैं कुछ कंटिजेंट लायबिलिटीज। तो अब बात आती है कंटिजेंट लायबिलिटीज। ये तो हमने कहीं देखा ही नहीं था पूरे फॉर्मेट में। कंटिजेंट लायबिलिटी पूरे फॉर्मेट में कहीं नहीं आती है। जब आप बैलेंस शीट कंप्लीट कर लेते हैं तो बैलेंस शीट के फुट नोट में आप लिखते हैं कंटिजेंट लायबिलिटीज, मतलब वो लायबिलिटीज जो क्रिएट हो भी सकती हैं और नहीं भी, जो अकर हो भी सकती हैं और नहीं भी। तो इसीलिए कंटिजेंट लायबिलिटी को बोलते हैं लायबिलिटीज विच में अकर और विच में नॉट अकर। जैसे बी आर डिस्काउंटेड विद बैंक नॉट येट ड्यू, आपने बी आर डिस्काउंट करा लिया है अपने बैंक के साथ, लेकिन कोई भरोसा नहीं है कि आपका डेटर बेईमान निकल जाए। आपके डेटर ने अगर मैच्योरिटी डेट पे पैसा नहीं दिया बैंक को, तो बैंक हमारे अकाउंट से पैसा निकाल लेगा। तो कुछ भी हो सकता है मैच्योरिटी डेट पे, हो सकता है वो भगा दे बैंक को और बैंक हमारे अकाउंट से पैसा निकाल ले। तो ये एक ऐसी लायबिलिटी है जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड, मतलब हमारे अगेंस्ट किसी ने क्लेम किया हुआ है और केस चल रहा है, हो सकता है हम हार जाएं, हो सकता है केस जीत जाएं। अगर हम केस हार गए तो हमें पैसे देने होंगे, तो वो फिर एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। बट अगर हम जीत गए तो हमें पैसे नहीं देने होंगे। तो इसलिए डाउटफुल जो लायबिलिटीज होती हैं, डाउटफुल, उनको हम बोलते हैं कंटिजेंट लायबिलिटी। प्रपोज डिविडेंड को भी अब कंटिजेंट लायबिलिटी में रखा जाता है, इसको ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ये लास्ट ईयर ही इसका चेंज हुआ है। इससे पहले प्रपोज डिविडेंड कंटिजेंट लायबिलिटीज में नहीं आता था, बट अब प्रपोज डिविडेंड कंटिजेंट लायबिलिटी में आता है और इसका ट्रीटमेंट भी मैं आपको बता दूंगा कैश फ्लो में, जब हम कैश फ्लो करेंगे। तो अभी फिलहाल इतना ही करते हैं हम लोग। तो मैंने अभी भी कुछ चीजें आपको नहीं बताई हैं, क्योंकि वो कभी भी एग्जाम्स में आई नहीं है और वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है। लेकिन वीडियो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। जब एक एक चीज आपको याद हो जाए, उसके बाद एक और वीडियो में बना दूंगा, तो आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। ये उनके लिए होती है तैयारी जो 100 की प्लानिंग कर रहे होते हैं। लेकिन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 तो सबको आना ही चाहिए। जिसको 100 मार्क्स चाहिए वो थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ के जाते हैं, वो लोग उन चीजों को भी पढ़ते हैं जो एग्जाम में कभी भी नहीं आई हैं। तो इसलिए वो वीडियो एक बाद में बना दूंगा आप लोगों को। तब तक आप इसको अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिए और हो जाइए बिल्कुल तैयार।